हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म की, दैट इज कॉम्प्लेक्सिटी कर्व्स इन जनरल रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग कॉम्प्लेक्सिटी। पिछले 2-3 लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस का इम्पोर्टेंस क्या है। हम जब किसी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी मेज़र करते हैं तो बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी में क्या डिफरेंस होता है, और उनके मैथमेटिकल नोटेशंस को हमने समझा। बिगो नोटेशन, बिग ओमेगा नोटेशन और थीटा नोटेशन। और अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक आउटलाइन हमारे माइंड में क्लियर हो गई है कि अगर मैं कोई एल्गोरिथम को सॉल्यूशन बनाता हूँ तो उसका परफॉर्मेंस बेटर होना ज़रूरी है। कोई भी कैजुअल एल्गोरिथम या कोई कैजुअल सॉल्यूशन हम अगर लिखते हैं तो ज़रूरी नहीं कि मशीन उसको उस एल्गोरिथम के बेसिस पर प्रॉपर परफॉर्मेंस दे या उस एल्गोरिथम का आपको एक बेस्ट रिजल्ट मिले। तो उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि एल्गोरिथम के कुछ पैरामीटर्स होंगे, कुछ कंस्टेंट्स होंगे, जिनको समझने के बाद हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमारा एल्गोरिथम किस लेवल का परफॉर्मेंस जनरेट कर रहा है। अब ये एल्गोरिथम जो भी सॉल्यूशन आप लिखते हो, जो कोड सेगमेंट आप लिखते हो, वो कितने पॉसिबल तरीके के कर्व्स बना सकता है, कितने पॉसिबल तरीके का परफॉर्मेंस दे सकता है। तो किसी भी एल्गोरिथम के परफॉर्मेंस वैल्यूएशन का तरीका है, हमने बात की थी एजम्प्टोटिक नोटेशंस को हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जिसके बेसिस पर हमने अपर बाउंड, लोअर बाउंड और एवरेज बाउंड हमने कैलकुलेट किया था। और आपने एक्सपीरियंस किया था कि ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम कर्व्स को बनाते हैं तो हमारे किसी फंक्शन की, किसी एल्गोरिथम का एक्चुअल नेचर हमको इन कर्व से पता लग जाएगा। कि आप एग्जैक्ट अगर कैलकुलेट नहीं भी कर पाते हो तो एक एक टेंटेटिव एस्टिमेशन, एक अप्रॉक्सीमेशन आपको मिल जाएगा फंक्शन का। तो कितने पॉसिबल वो कर्व्स होते हैं वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर हमने कोई कोड लिखा, कोई एल्गोरिथम डिज़ाइन किया, तो हमारा एल्गोरिथम किस लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट करता है, या उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे मेज़र कर सकते हैं, वो किस तरह के कर्व्स के रूप में जनरेट होगी, आपके फंक्शन की ग्रोथ रेट क्या होगी, वो ग्रोथ रेट ही हम एजम्प्टोट के थ्रू, एजम्प्टोटिक नोटेशंस के थ्रू डिफाइन करते हैं। तो दोस्तों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, चूँकि अब हम एजम्प्टोटिक नोटेशन जान चुके हैं, वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, बिगो नोटेशन को लेके क्लियरिटी है। अब अगर मैं किसी एल्गोरिथम की बात करता हूँ, कोई कोड लिखने जाता हूँ C++ में, जावा में, पाइथन में, तो मेरा जो कोड सेगमेंट है, कोड फ्रेगमेंट है, वो फ्रेगमेंट कितनी कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट करेगा, या एटमोस्ट उसका जो कर्व है, उसका जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है वो कितना होगा। तो ये हमको थोड़ा समझना जरूरी है। पहले हम बात करेंगे कितने पॉसिबल कर्व होते हैं, बेस्ट केस के लिए कौन से कर्व प्रेफरेबल होते हैं, और वर्स्ट केस वाले अगर कोई एल्गोरिथम होंगे तो वो स्पेसिफिक उस कर्व का फ्लो, डायरेक्शन देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ग्रोथ रेट क्या है। हम चाहेंगे कि ग्रोथ रेट मिनिमाइज हो इन रिस्पेक्ट टू इनपुट। अगर मैं इनपुट दे रहा हूँ, लगातार बढ़ा रहा हूँ, कंटिन्यूसली हमारे साइज ऑफ इनपुट बढ़ रहे हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो टाइम टेकन है बाय द एल्गोरिथम, वो स्टडी हो, कांस्टेंट हो, अगर वो ग्रोथ रेट ज़्यादा होगी तो वो कहाँ जाके हमारे लिए हार्मफुल है, किस केस में हमारे एल्गोरिथम की वर्स्ट सिचुएशन वो काउंट करेगा, ये हम समझेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा कर्व मैंने यहाँ पर अभी बना लिया था पहले से, ताकि टाइम बच जाए। वो थोड़ा सा प्रॉपर कर्व का शेप भी हो सकता है मैं लाइव बनाता तो इतना प्रॉपर नहीं बनता। तो इसमें आपको समझ में आएगा सबसे बेस्ट जो सिचुएशन होती है, दिस इज व्हाट। अगर बेस्ट वाली बात करेंगे हम, तो ये दो जो केस हैं हमारे सामने अभी, हम कोशिश करते हैं ऐसे एल्गोरिथम लिखें कि वो लॉगिन और कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी के फॉर्म में आ जाए। तो ये O(1) का मतलब समझ में आ रहा है क्या है? O(1) का मतलब क्या हो गया? ये कांस्टेंट टाइम है, मतलब इसकी जो ग्रोथ है, इस पूरे कर्व की ग्रोथ सेम है। अगर आपके इनपुट बढ़ते भी जा रहे हैं तो भी इस कर्व में आप देखोगे थोड़ा सा वेरिएशन भी नहीं है। सो दिस इज व्हाट O(1) अगर कॉम्प्लेक्सिटी आती है तो दिस इज ऑलवेज बी द बेस्ट केस। फिर भी हम ऐसे एल्गोरिथम की कोशिश करते हैं जिनका परफॉर्मेंस कम से कम लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी में आपको रिजल्ट दे। तो ये O(1) हम समझते हैं जो बेस्ट केस वाली सिचुएशन नॉर्मली कहीं भी हमको दिखती है। तो जब कोई भी सेट ऑफ स्टेटमेंट स्टडी होंगे, कुछ 3 या 4 स्टेटमेंट का कोई कोड फ्रेगमेंट आपने लिख दिया है,
तो दैट इज कंसिडर्ड एज ए कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्डर ऑफ 1। लॉग एन वाली सिचुएशन कहाँ पर आती है, जहाँ पर हम लगातार डिवीज़न कर रहे हैं। मतलब लगातार डिवीज़न की बात का मतलब क्या हो गया, अगर मेरे पास पहले n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और अब आपने नेक्स्ट टाइम कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया या सर्चिंग की, तो आपकी रेंज रिड्यूस होकर हाफ हो गई। नेक्स्ट टाइम फिर आपने ट्राई किया, उसकी भी हाफ हो गई। तो याद करो बाइनरी सर्च एल्गोरिथम, तो लीनियर सर्च में ये कॉम्प्लेक्सिटी आती है वर्स्ट केस की ऑर्डर ऑफ n। आपको याद होगा ना, लीनियर सर्च में क्या किया था हमने, कोई एलिमेंट अगर सपोज nth पोजीशन पे होगा, सपोज 1000 एलिमेंट्स का अरे है और nth पोजीशन पर आपका अरे अगर किसी एलिमेंट को सर्च करना है किसी अरे में, तो उसको इट विल टेक n नंबर ऑफ कंपेरिजन्स, n राउंड्स। तो ये ऑर्डर ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी बताता है वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर लीनियर सर्च एल्गोरिथम। और बाइनरी सर्च की जब हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इनमें से किस एल्गोरिथम के केस में कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है। ऐसे कुछ एल्गोरिथम को हम डिस्कस करेंगे आगे, ताकि कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे प्रॉपरली और उसका कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस भी करेंगे, जो कि यूनिक अप्रोच के साथ में डिफाइन होगा, ताकि प्रोग्राम लिखने का तरीका भी पहले कॉन्फिडेंस समझेंगे हम और फिर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी इवेल्युएट करेंगे। तो ये ऑर्डर ऑफ लॉग एन का मतलब समझ में आ रहा है क्या है, ये आपको मिलेगी नॉर्मली बाइनरी सर्च में या बाइनरी सर्च ट्री में या मर्ज सॉर्ट की कुछ सिचुएशन में, क्विक सॉर्ट की सिचुएशन में, जहाँ पर हम डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच अडॉप्ट करेंगे, जहाँ पर हमारी जो रेंज ऑफ एलिमेंट्स है, अगर वो रेंज सर्चिंग रेंज अगर रिड्यूस होती है, इंसर्शन डिलीशन की रेंज अगर रिड्यूस होती है, तो वहाँ पर आपको ये कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा मिलेगी लॉग इन। तो लॉग इन कहीं भी आ रही मतलब आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए देयर इज़ अ केस ऑफ डिवीज़न। अगर एग्जैक्ट नहीं बताओ तो एग्जैक्ट हाफ को अपन लेके चलें अभी, क्योंकि ये log 2 है, बेस एन log 2, क्लियर, log n बेस 2। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसका मीनिंग समझ में आ रहा है क्या है, ये इसको इक्वल 2 के प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रहा है, उसी कारण से अल्टीमेटली ये आपको log n कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट करेगा। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेटर एल्गोरिथम। अगर आपको log n में कोई एल्गोरिथम दे रहा है, जो कि हमारी प्रेफरेंस होती है, हम कोशिश करते हैं कि हमारा एल्गोरिथम आपको इस लेवल तक ला के दे रिजल्ट, इस लेवल तक का परफॉर्मेंस दे, तो ऐसे एल्गोरिथम को यूजुअली हम बेटर एल्गोरिथम मानते हैं। क्लियर, हमारे जो भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो आप, उसका सॉल्यूशन अगर इस रेंज में आ रहा है तो दैट इज़ कंपेरेटिव बेटर। एक होती है ON, हाँ इसके बीच में भी आप चाहो तो ये ऑर्डर ऑफ रूट एन इसी के अंदर आता है, मतलब लॉग एन से ऊपर और ऑर्डर ऑफ एन लीनियर के नीचे, ये लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी है, ये लॉगरिथमिक है और ये लीनियर है। तो हम लिख भी सकते हैं इसको, आप चाहो तो लिख दोगे कांस्टेंट टाइम, इसको बोलेंगे लॉगरिथमिक टाइम। ये जो हमारा सेकेंड वो कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया कांस्टेंट टाइम, सेकेंड इज लॉगरिथमिक टाइम। क्लियर, ये रूट है अंडर रूट, तो ये अंडर रूट की वैल्यू n से तो कम ही होगी हमेशा, पर लॉग से ज़्यादा होगी। याद करो मैंने प्राइम नंबर का केस आपसे डिस्कस किया था कि अगर मैं प्राइम 2 से लेके n-1 तक प्रोसेस करता हूँ और मैं अगर रूट n तक प्रोसेस करता हूँ, तो रूट n में कंपैरिजन बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएंगे एंड इट विल टेक लेस टाइम एज कंपेयर टू दिस लीनियर अप्रोच। तो ये भी एक आप कर्व इसका ही बना सकते हो, यहाँ पर इन बिटवीन इन दोनों के बीच में आएगा वो। क्लियर, हाँ बहुत इनिशियल वैल्यू पे जजमेंट नहीं लगता, लेकिन जब ग्रोथ होगी, इनपुट बढ़ेंगे, तो फिर इसका शेप आना शुरू होगा यहाँ पर। तो ये दोस्तों दिमाग में रखना आपकी रूट एन भी कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है यहाँ पर। देन लीनियर टाइम, लीनियर मतलब कांस्टेंट, बिल्कुल स्ट्रेट, जैसे इनपुट बढ़ रहा है उसके करस्पॉन्डिंग अगर टाइम की ग्रोथ, फंक्शन की ग्रोथ अगर लीनियर इक्वेशन जनरेट कर रही, लीनियर कर्व बना रही है, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। क्लियर, ये एक तरीके से एवरेज परफॉर्मेंस वाला एल्गोरिथम होगा, जहाँ पर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए दिस इट्स कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ n। इसके ऊपर फिर होती है n log n, n log n कॉम्प्लेक्सिटी आती है कई बार स्पेसिफिक एल्गोरिथम्स के साथ में, जहाँ पर लीनियर लॉगरिथमिक का कॉम्बिनेशन रिजल्ट है, जहाँ पर एक लूप तो n टाइम चल रहा है और दूसरे के अंदर डिवीज़न आ रहा हो। तो इस तरह की सिचुएशन जहाँ भी बनेगी,
वहाँ पर ये अप्रोच एडॉप्ट होती है एन लॉग एन। क्लियर? यहाँ पर शुरू में तो कम होगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा ये इसका कर्व लीनियर के ऊपर जाते जाएगा। तो ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन लॉग और लीनियर। तो जितना लॉग का वेरिएशन था रूटीन से, उतना लीनियर के ऊपर जाके ये रिजल्ट देगा आपको कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन के साथ में। तो ये लीनियर लॉगरिथमिक का कॉम्बिनेशन है दोनों के साथ में। फिर आती है ये क्वाड्रेटिक एन स्क्वायर। ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर आपको कब मिलता है? जब आपकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। जैसे हमने देखा 5n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 4, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मैथमेटिक्स में देखते हैं अपन, तो उसी की कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में। तो ये एन क्यूब क्यूबिक, और हायर ऑर्डर देखोगे तो दिस विल बी पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल का केस आ रहा है एन स्क्वायर एन क्यूब, ही अपने आप में एक रेंज है डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम कि आप अगर 2 लूप लगा के कोई प्रोसेस कर रहे हो दिस विल बी एन स्क्वायर, और 3 लूप लगा के कुछ काम कर रहे हो तो एन क्यूब। इस रेशो में इसमें ग्रोथ रेट आपको दिखेगी यहाँ पर। क्लियर? तो ये क्वाड्रेटिक होगी और ये क्यूबिक होगी ग्रोथ इसमें। आगे प्रोग्रामिंग सिचुएशन में समझेंगे, हालांकि कई तरह के प्रोग्राम हमने पहले बनाए हैं जिनमें इन चीज़ों को महसूस किया होगा आपने। अभी हम आगे बात करेंगे इस बारे में। और फिर आती है एक्सपोनेंशियल 2 टू द पावर n, मतलब एन स्क्वायर से कई गुना बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी किसकी होगी? 2 टू द पावर n की। क्लियर? 3 टू द पावर n, 4 टू द पावर n, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। तो ये कंपेरेटिव एन स्क्वायर एन क्यूब से ज़्यादा टाइम टेकिंग एल्गोरिथम होगा ये। तो ये जो 2 टू द पावर n फंक्शन है, ये फंक्शन कंपेरेटिव एन स्क्वायर एन क्यूब से ज़्यादा टाइम टेकिंग है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेगी। और सबसे वर्स्ट जिसको माना जाता है, क्लियर, ऐसे फंक्शन जो फैक्टोरियल कॉम्प्लेक्सिटी दे रहे हूँ, मतलब एल्गोरिथम विथ फैक्टोरियल कॉम्प्लेक्सिटी। तो फैक्टोरियल के साथ मतलब क्या हो गया कि अगर आपने बोला 3 कॉम्प्लेक्सिटी 3 फैक्टोरियल मतलब 6 कॉम्बिनेशन जनरेट कर रहा है, 4 फैक्टोरियल 24 कॉम्बिनेशन जनरेट कर रहा है। तो जहाँ भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है साथ में, या कभी कोई अरे दे दिया आपको सामने और बोल दिया इसके मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बनाओ, अरे के कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो फिर आपको परमुटेशंस पे जाना पड़ेगा यहाँ पर। तो फैक्टोरियल n जो है दिस इज द वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी सिचुएशन। जो एल्गोरिथम फैक्टोरियल कॉम्प्लेक्सिटी पे काम कर रहा है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हॉरिबल सिचुएशन में रहती है। हम कोशिश करते हैं बचें, हम ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं कि ऐसी सिचुएशन बनाएं जो कहीं ना कहीं कांस्टेंट हो, लॉगरिथमिक हो, और n के अंदर ही मतलब मेजॉरिटी ऑफ केसेस में वो n तक का परफॉर्मेंस दे दे। हालांकि एन स्क्वायर को भी हम लोग बीच में कहीं ना कहीं एवरेज परफॉर्मेंस के अंदर मानते हैं, और जहाँ एक्सपोनेंशियल और फैक्टोरियल आ रहा है तो ये सब हॉरिबल सिचुएशन है, वर्स्ट सिचुएशन है अपने एल्गोरिथम के परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों ये कुछ कर्व्स हैं, कुछ फंक्शंस हैं जिनकी टाइम के रिस्पेक्ट में ग्रोथ अगर देखेंगे अपन, तो जो एल्गोरिथम इधर कांस्टेंट है, मतलब इनपुट कितना भी चेंज कर दूं यहाँ पर इसका कॉम्प्लेक्सिटी चेंज नहीं होगी। और n के बेसिस पर जिनकी कॉम्प्लेक्सिटी बदल रही है तो कुछ लॉगरिथमिक है, लीनियर है, क्लियर, रूट है। फिर हम देखते हैं लीनियर लॉगरिथमिक कॉम्बिनेशन है, क्लियर, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, एक्सपोनेंशियल है और फैक्टोरियल है। तो दोस्तों ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो हैं ये हमको समझ में आ जाना चाहिए। मतलब अगर ऑर्डर देखें अपन तो इसको लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ 1 इज लेस देन log of n, this is also less than root n, this is less than order of n, this is less than n log n, and this is always less than n square, less than n cube, less than 2 to the power n, and this will be less than factorial n। तो ये इसका सीक्वेंस है पूरा, ये ग्रोइंग ऑर्डर में है पूरी कॉम्प्लेक्सिटी की सिचुएशन। ये हमको हर एल्गोरिथम के साथ समझना पड़ेगा। अगर आप कोई फंक्शन लिखते हो, कोई लॉजिक बना रहे हो, तो हम ये असेसमेंट कर ले कि मेरा लॉजिक किस तरह की पॉसिबल कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट करेगा। अब दोस्तों देखते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इसके साथ, कुछ रूल क्या होते हैं बेसिक। अगर मुझे कोई जनरल रूल समझना हो तो सिंपल से 2 बातें समझ में आती है। एक तो जब भी टोटल टाइम निकालना होगा तो सारे कोड फ्रेगमेंट्स का टाइम निकाल लो,
या हम यूँ लिख दें टाइम ऑफ ऑल कोड फ्रेगमेंट्स, सम ऑफ टाइम ऑफ ऑल कोड फ्रेगमेंट्स। तो जितने कोड फ्रेगमेंट्स के टाइम आपके पास आ रहे हैं, T1 T2 T3, सबके टाइम लिख के T का टाइम निकाल लो ओवरऑल ऑफ एल्गोरिथम का। तो जितने एक बड़ा प्रोग्राम अगर आप बना रहे हो तो उसमें कितने सेक्शंस हैं कोड के, जिनकी आप सेपरेटली कॉम्प्लेक्सिटी इवेल्युएट कर सकते हो, उनका सम कर लेंगे हम, वी कैन अल्टीमेटली कैलकुलेट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एनी एल्गोरिथम। तो ये कुछ इसके स्टैंडर्ड तरीके हैं जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जनरल रूल्स हैं जिनको अगर हम समझ के चलेंगे तो दुनिया के किसी भी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी ईजिली निकाल पाएंगे। तो मैं कुछ बेसिक पहले डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ हम प्रॉब्लम समझेंगे उसके साथ डिस्कस करेंगे, ये कोशिश करेंगे यहाँ पर। ये सिचुएशन क्या होगी पहली, कि अगर सपोज आपने कोई कोड लिख दिया है मेन के लिए, अब कोई मेन फंक्शन हमने लिख दिया यहाँ पर, और कॉन्सेप्ट क्या है कि कुछ वेरिएबल्स हमने ले लिए यहाँ पर, सपोज इंट एक्स, एक्स को ले लिया आपने, प्रिंट कर दिया सिंपल, और कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन भी हो सकता है बीच में, इस तरह का कोई एक्सप्रेशन भी हो, एक्स बराबर एक्स प्लस 50 सी आउट एक्स, अब इनको लिख दिया हमने बेसिक। तो ये जितने स्टेटमेंट हैं ये सब कांस्टेंट हैं। अब मैं इस प्रोग्राम को कितनी बार भी रन करूंगा, इनके लिए सबके लिए 1 यूनिट टाइम लगना है अपने पास। तो अल्टीमेटली इस पूरे की जब कॉम्प्लेक्सिटी हम कैलकुलेट करने जाएंगे, दिस विल बी ऑर्डर ऑफ 1 कांस्टेंट टाइम। तो कांस्टेंट टाइम की डेफिनेशन समझ में आ रही क्या है? कांस्टेंट टाइम से मतलब हो गया जो ये इंडिविजुअल जितने स्टेटमेंट आपको प्रोग्रामिंग सेगमेंट मिलते हैं, तो दिस इज वन फ्रेगमेंट। इस टाइप के जो सेट ऑफ स्टेटमेंट आ रहे होंगे ये सब अपने अपने हिसाब से एक एक यूनिट ले रहे हैं। ये एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने में जो भी मिली सेकेंड नैनो सेकेंड्स का टाइम लग रहा है आपके पास, उन यूनिट को आपने काउंट कर लिया यहाँ पर। और अल्टीमेटली 1 + 1 + 1 + 1 4 भी कांस्टेंट है। ये 100 होंगे ऐसे, 100 भी कांस्टेंट होगा। तो इन ऑल जब इसकी बात करेंगे हम, तो दिस विल जनरेट ऑर्डर ऑफ 1 कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब जहाँ पर आपके 5 स्टेटमेंट आ रहे हो, 50 आ रहे हो, तो भी ये कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट करेगा। दूसरी बात, अगर कोई लूप स्टेटमेंट आ रहा हो यहाँ पर, ये मेन जरूरी नहीं कि मेन सब जगह लिखूँ मैं पूरा, अगर कोई लूप आ रहा है सपोज फॉर i1 एंड i <= 100, और सपोज मैंने सम को लिख दिया है 0 और सम असाइंस और बाहर जाके मैंने सपोज सम प्रिंट कर दी, लूप लगा दिया सपोज मैंने। लेकिन लूप में भी कितनी बार लूप चल रहा है, तो ये 5 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार, 1000 बार। अगर यहाँ पर कोई कांस्टेंट वैल्यू है, किसी लूप एग्जीक्यूशन में कोई कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये जो पूरा ये 1 टाइम कांस्टेंट टाइम ये भी देगा, 100 टाइम भी एक ही बात है, 100 राउंड्स। एक हालांकि चेक करेगा लास्ट राउंड, वो जब फॉल्स होगा तो 101 चेकिंग होगी, इसकी 100 चेकिंग होगी, इसकी 1 चेकिंग होगी। सबको मिलाने के बाद भी एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है भी। तो अगेन इस पूरे की कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ 1। ये बहुत ज़रूरी बात दोस्तों ध्यान रखना, ये 1000 हो, 10,000 हो, कुछ भी हो, जब इन सबका सम करेंगे इट विल जनरेट 1 कांस्टेंट वैल्यू। तो जब कांस्टेंट वैल्यू जनरेट करेगा, तो चाहे मेरे सिंपल स्टेटमेंट हो या फिर नॉर्मल कोई लूप लगा के आप कोई कोड लिख रहे हो, एंड दिस लूप विल रन फॉर फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स, वॉट एवर दैट वैल्यू विल बी, आइदर इट विल बी 100 और 1000 और 10,000। सो दिस विल जनरेट द कांस्टेंट टाइम एवरी टाइम। तो यहाँ जाके कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और जब इनको आप सम करोगे, सारे कोड सेगमेंट को सम करोगे, अल्टीमेटली यू विल रिसीव 1 कांस्टेंट वैल्यू, एंड दैट कांस्टेंट वैल्यू इज अल्टीमेटली ऑर्डर ऑफ 1 कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये दोस्तों एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर समझने की बात है हमारे लिए। अब अगर आगे देखें अपन, इसी में अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं और बोल दूं कि ये जो सम है, नाउ दिस विल रन अप टू n टाइम्स,
और आपको बोल दिया सीन एन, ये सब डिक्लेयर वगैरह कर दिए, मान के चल रहे हैं अपन की डिक्लेरेशन कर दिया है। मोटी मोटी बात समझना जरूरी है। अगर मैंने इनपुट एन लिया एंड नाउ आई वांट टू टेक द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। अब जब मैं सम ऑफ एन नंबर की बात करता हूँ यहाँ पर और आइटरेट कर रहा हूँ अप टू एन टाइम्स, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये जनरेट करेगा कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन। क्यों करेगा यहाँ पर? क्योंकि अब ये जो स्टेटमेंट है दिस विल रन फॉर एन प्लस वन टाइम्स एंड दिस इज एन टाइम्स, और ये तो चेक भी करेगा ना एन राउंड्स के बाद एन प्लस वन राउंड पे आके फॉल्स होगा फिर बाहर होगा। इन दिस समस्या सम प्लस आई विल रन फॉर एन टाइम्स, तो ये टाइम जो निकलेगा इसके लिए वन T1 प्लस T2 सेगमेंट के लिए कितना आ रहा है n प्लस वन प्लस T3 के लिए n प्लस T4 के लिए अगेन वन। तो ये दोनों कांस्टेंट आ रहे हैं दोनों टाइम, और ये T n प्लस वन और n। तो जब इनको सम करने जाएंगे इनऑल आपको दिखेगा, तो ये आपको मिल जाएगी ऑर्डर ऑफ n। क्योंकि ये जो टर्म है n वाली टर्म अगर प्लस में आ रही दोनों, तो फिर वो कोई भी एक हायर टर्म कंसीडर होगी, सबसे हाईएस्ट टर्म। तो ये अगला जो रूल इसके साथ हम बात करेंगे वो यही करेंगे कि जो हायर ऑर्डर टर्म है वो हम कंसीडर करेंगे, सारी लोअर ऑर्डर टर्म को भी इग्नोर कर देंगे। क्योंकि इसे करो में समझो इस बात को आप, अगर मेरे पास कहीं पे 2 टू द पावर n आ रहा है और प्लस में ऑर्डर ऑफ n आ रहा है, ऑर्डर ऑफ वन आ रहा है, तो ये सब इग्नोर करने वाली टर्म है। जैसे जैसे इनपुट बढ़ते जाएगा आपको सिर्फ खर्च किसका देखेगा, इसी का 2 टू द पावर n। और आप एक ऐसा एग्जांपल देखो, आपसे किसने एक्सपेंस को लेके बात करी कि सपोज मैं कार परचेस करने जा रहा हूँ 10 लाख रुपीज़ की, 10 लाख उसकी कॉस्ट है, और साथ में मुझे एक पेन भी खरीदना है 50 रुपीज़ का, या मुझे मोबाइल चार्जर परचेस करना है जिसकी कॉस्ट सपोज 500 रुपीज़ है, तो 50 रुपीज़ 500 रुपीज़ की और 10 लाख रुपीज़। तो जब मैं आपसे बजट पूछूंगा कि आपका अप्रॉक्सीमेट बजट कितना है, तो आपके लिए पेन की कॉस्ट, चार्जर की कॉस्ट, इनकी वैल्यू होगी क्या? बिकॉज यू हैव द बिगर कॉस्ट इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू विल ऑलवेज टेल अबाउट कि जो बजट है वो 10 लाख है। अब 10 लाख में ये 500 और 1000 और ये जो 550 इस टाइप की जो वैल्यूज़ हैं दैट इज़ ऑलमोस्ट निग्लिजिबल। तो सेम कॉन्सेप्ट होता है जब एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी का मेजरमेंट होता है, तो वी यूजुअली स्कीप द हायर ऑर्डर टर्म्स। तो यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट होगा। सेकंड, एक तो सम निकाल लिया हमने, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होगी यहाँ पर, सम निकालने के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात होगी यहाँ पर, वी नीड टू ड्रॉप लोअर ऑर्डर टर्म्स एंड कॉन्स्टेंट्स। जितने कांस्टेंट आ रहे हैं उनको भी स्किप कर दो। तो ये दो सिचुएशन रहेगी, पहली तो आप सारे कोड फ्रेगमेंट का सम कर लो, और दूसरी लोअर ऑर्डर टर्म जितनी होगी, जो कांस्टेंट टर्म होगी, उन सबको हटा दो, देन यू विल फाइनली रिसीव दिस कॉम्प्लेक्सिटी। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रहा है? तो ये ऑर्डर ऑफ एन का मतलब क्लियर हो गया आपको यहाँ पर। अगर यह 1000 होगा, 5000 होगा, तो भी ये कांस्टेंट है, क्योंकि फिक्स टाइम लगना है, स्टडी टाइम। क्लियर, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर इनपुट, कोई मतलब ही नहीं इस बात का। और यहाँ पर क्या होगा, चूंकि एन टाइम सब में लूप को प्रोसेस कर रहा हूँ, तो ये एन की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, और जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी, क्लियर, इसके हिसाब से इसकी जो ग्रोथ है वो लीनियर फॉर्मेशन में आएगी। क्लियर, तो दिस इज ऑर्डर ऑफ एन, ये स्टैंडर्ड है। सिंगल लूप आपको दिख जाए ना यहाँ पर, एन टाइम प्रोसेस हो रहा है। हाँ, कांस्टेंट रोटेशन होंगे, कांस्टेंट आइट्रेशन होंगे, और ये सेट ऑफ वैल्यू भी अगर कांस्टेंट होंगी, तो अपने को थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पर। समझ में आ रही बात दोस्तों? इसके बाद अगर दो लूप लगे कहीं पर भी, I1 और
और आपने दे दिया इंट जे लेस देन और इक्वल टू एन, ऐसा कोई लूप लगा दिया आपने और कोई स्टेटमेंट दे दिए यहाँ पर। ये सिचुएशन समझ में आ रही है क्या होगी यहाँ पर? अगर मैं नेस्टेड लूप अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर एक के बाद एक, हाँ यहाँ ध्यान रखना, दो अलग अलग लूप अगर लगाऊंगा एन के लिए सेपरेट सेपरेट, तो फिर उन दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी का सम तो अल्टीमेटली वही आएगा। लेकिन अगर नेस्टेड फॉर्म में कहीं पर होगा तो फिर ये बताता है कि ये जो स्टेटमेंट जितने भी हैं दे विल रन एन स्क्वायर टाइम्स। हमने पढ़ा भी है ना कॉम्प्लेक्सिटी में कि ये 2 टाइम्स है, तो 2 2, तो ये टोटल इंदर कितनी बार चलेगा? 4 टाइम्स, 2 का स्क्वायर। अगर ये 3 बार चल रहा है, ये 3 बार चल रहा है, तो ये 3 स्क्वायर मतलब 9। तो यहाँ पर जनरल बात क्या हो गई, एन की जो भी वैल्यू होगी योर कॉम्प्लेक्सिटी विल बी एन स्क्वायर। तो दो लूप जहाँ भी लगेंगे, जिस किसी प्रोसेस में प्रोग्राम में आप लगा रहे हो, लैंग्वेज कोई भी हो, यहाँ लैंग्वेज से मतलब नहीं है C++ हो, जावा हो, पाइथन हो, C# हो, कहीं भी किसी भी लैंग्वेज में आप काम करो, ऐसे एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा क्या होगी? ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। 3 लूप लगा दिए एक के अंदर एक, क्लियर, ऑर्डर ऑफ एन क्यूब। तो ये क्यूबिक और स्क्वायर वाला ऑप्शन मिल जाएगा आपको। और वो प्राइम नंबर याद है आपको, रूट एन तक चलाया था हमने, तो वहाँ स्क्वायर रूट के हिसाब से वैल्यू मिलेगी। तो ये केस समझ में आ रहा है अपने को क्या बोलना चाह रहे हैं? ये बेसिक फ्लो है। इन जनरल आपको कहीं भी दिख रहा हो ना कि 2 लूप लगे एन के लिए, तो कॉम्प्लेक्सिटी सीधे एजम्पशन ले सकते हैं अपन, दिस इज ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। हाँ, एक केस और हो सकता है कि अगर कंडीशनल दिया हो कहीं प्रोग्राम सेगमेंट में, कोई कंडीशन दे दी आपके सामने और यहाँ हमने कंडीशन के ट्रू होने पे 2 लूप लगा दिए, और जे लेस देन इक्वल टू एन वाले, और ये स्टेटमेंट हो गए। और इसका एल्स क्या होगा? इसमें हो सकता है 1 या 2 लूप ही हो, कांस्टेंट स्टेटमेंट हो। ऐसी कोई प्रोग्रामिंग सिचुएशन भी अगर आ रही है तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि इसका जो एक पार्ट है कभी ये एग्जीक्यूट होगा कभी ये होगा, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन की कंडीशन क्या है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ट्रू कंडीशन में ये दे रहा है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, फॉल्स में दे रहा है ऑर्डर ऑफ एन, और कुछ सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकते हैं कांस्टेंट यहाँ पर ऑर्डर ऑफ 1। तो ऐसे किसी केसेस की कॉम्प्लेक्सिटी आप जब निकालने जाते हो तो ये कैसे आ जाती है? यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर प्लस ऑर्डर ऑफ एन प्लस ये जो कांस्टेंट आ रहे हैं ये भी ऐसे ही होंगे। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग? हायर ऑर्डर टर्म लेते हैं, बाकी सारी इग्नोर कर देते हैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट के हिसाब से। ये सम तो कर रहे हैं अपन, सबको जोड़ रहे हैं, लेकिन जब टाइम बढ़ेगा, इनपुट बढ़ेगा, तो एक समय के बाद ये टर्म निग्लिजिबल हो जाएगी। जो मैंने ही बात की थी ना, जो कार की कॉस्ट है 10 लाख रुपीज़ और चार्जर की कॉस्ट है, कोई पेन परचेस करने जा रहा हूँ साथ में, उसकी कॉस्ट जुड़ी हुई है, तो दे आर ऑलमोस्ट निग्लिजिबल। हम लोग एक जो बड़ा अमाउंट है, एक जो मोटा अमाउंट है, उसकी बात करते हैं हमेशा। तो ऐसे केसेस में भी इस पूरे एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। तो अगर नेस्टेड इफ एल्स कहीं पे लगे हों तो भी हमको सिर्फ ये देखना है कि सबसे हायर ऑर्डर टर्म की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही है। अगर हायर ऑर्डर टर्म की कॉम्प्लेक्सिटी हम कैलकुलेट कर पाते हैं तो ये ज़्यादा बेटर अप्रोच होगी हमारे लिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसी के बेसिस पर आप चाहो तो कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो देख के। जैसे कल अगर आपको ऐसा कुछ मिल जाए, आपको बोला कि इनकी कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करो, एक फंक्शन दे दिया एफ ऑफ एन और दे दिया कि 3 -
एक फंक्शन आपको दे दिया यहाँ पर, ऐसे कोई अगर आपके सामने फंक्शन आ रहा है कहीं पर भी, तो अब इसमें कन्फ्यूज़न कभी नहीं आना चाहिए अपने को। आपको बोले भैया इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालो, तो हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे मैथमेटिक्स करने में। सिंपली ये देखो कि इस पूरी इक्वेशन में सबसे हायर ऑर्डर टर्म कौन सी है, दैट इज़ व्हाट, एन क्यूब। तो एन क्यूब में क्या हो गया, सारी लोअर ऑर्डर टर्म एक तो हटा दो, ये हटा दी, कांस्टेंट हटा दो, 3 हटा दिया, इसको सीधे लिख दोगे आप ऑर्डर ऑफ एन क्यूब, सीधे बिना मेहनत करे। तो ये प्रैक्टिस हमको डेवलप करना है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन आपके सामने आ रहा है और उसका कर्व क्या है, क्यूबिक प्लस क्वाड्रेटिक सबका कॉम्बिनेशन है, तो फिर हायर ऑर्डर टर्म ले ली एन स्क्वायर एन क्यूब, इसके साथ के कांस्टेंट को भी एलिमिनेट कर दिया और सारे लोअर ऑर्डर टर्म्स को हटा दिया, क्योंकि जब इनपुट टाइम बढ़ेगा, क्लियर ग्रोथ की जब बात आएगी, तो दे आर ऑलमोस्ट निग्लिजिबल। इसी की रेट सबसे हायर दिखेगी आपको, उसके रिस्पेक्ट में इनकी ग्रोथ रेट आपको दिखेगी नहीं। तो उसको हम जब अपने एजम्पशन की बात करते हैं, तो ये अपर बाउंड की जब बात करते हैं हम लोग, हायर साइड अप्रॉक्सीमेशन जब करते हैं, तो सीधे ऑर्डर ऑफ एन क्यूब। यहाँ पर भी समझ में आ रहा है कि लोअर ऑर्डर टर्म सारी हटा दी, कांस्टेंट हटा दिए, इसको सीधे बोल देंगे ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। लॉग एन छोटा होता है एन से, तो इसको हटा दिया, 4 को हटा दिया, सिर्फ क्या ले लिया, ऑर्डर ऑफ एन। तो ये जब भी कहीं आप मैथमेटिक्स करके कुछ चीज़ें निकालते हो, तो सीधे सीधे हमको कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते आना चाहिए। तो कर्व का फ्लो आपको समझ में आ गया है कि सबसे बेस्ट हमारे लिए कौन है और सबसे वर्स्ट कौन है। और कुछ बेसिक रूल है हमारे कि अगर कांस्टेंट नंबर के लिए लूप रन करोगे आप, तो दिस विल ऑलवेज जनरेट ऑर्डर ऑफ 1, कांस्टेंट टाइम देगा आपको ये। एन तक लूप चलाओगे, दिस विल गिव यू ऑर्डर ऑफ एन। 2 लूप चल रहे हैं, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। एन तक 3 लूप चल रहे हैं, ऑर्डर ऑफ एन क्यूब। हाँ, 2D अरे वगैरह में जरूर ध्यान रखना थोड़ा सा आप, अगर 2D अरे में ऐसा आ रहा हो कि m रोज और n कॉलम्स, तो फिर इसको n स्क्वायर नहीं बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे ऑर्डर ऑफ m क्रॉस n। ये भैया ध्यान रखना, आप 2D अरे बहुत पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर भी। तो मैट्रिक्स के केस में क्या होगा कि रो कॉलम अलग अलग हो सकते हैं, तो अलग अलग होंगे तो हम लोग इन जनरल क्या बोलेंगे यहाँ पर, m रोज n कॉलम्स, तो दिस विल बी ऑर्डर ऑफ m क्रॉस n, दिस विल बी द कॉम्प्लेक्सिटी। क्लियर। तो ये थोड़ा सा एक दिमाग में आपको हमेशा रखना है। लॉगिन वगैरह की बात मैंने अभी नहीं करी है, हम बाइनरी सर्च एल्गोरिथम की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसको प्रोग्रामिंग के हिसाब से ही पहले समझेंगे पूरा, देन वी गो फॉर इट्स कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। और फिर हम स्पेशल कुछ फंक्शंस की बात करेंगे, कौन सी ऐसी सिचुएशन है जो आपको एक्सपोनेंशियल में दे रही है कॉम्प्लेक्सिटी। क्लियर। बेसिक लूप की तो समझ में ही गई है, एन स्क्वायर मतलब लीनियर, क्वाड्रेटिक, इसमें तो बड़ा कन्फ्यूजन कुछ है नहीं क्यूबिक में। हाँ, एक्सपोनेंशियल फैक्टोरियल की सिचुएशन कैसे आती है, वो हम लॉग की सिचुएशन कैसे आती है, तो हम प्रोग्रामिंग सिचुएशन से इस बात को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, लेक्चर क्लियर हुआ होगा। और ये जो कॉम्प्लेक्सिटी कर्व है, ये आपको अल्टीमेटली मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कांस्टेंट टाइम क्या होता है। इसको कांस्टेंट टाइम बोल रहे हैं, लॉगरिथमिक टाइम, क्लियर, रूट टाइम है ये, दिस इज लीनियर टाइम, लीनियर लॉगरिथमिक टाइम, दिस इज क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, एक्सपोनेंशियल एंड फैक्टोरियल टाइम। तो जो भी फंक्शन आपने चूज किया है, उसकी ग्रोथ रेट के हिसाब समझ में आता है कि फंक्शन या एल्गोरिथम बेटर है या नहीं है। क्योंकि किसी भी मैथमेटिकल एल्गोरिथम को वी कैन रिप्रेजेंट विद द मैथमेटिकल टर्म, फंक्शन ऑफ एन के फॉर्म में लिख सकते हो, जो हमने बिगो नोटेशन से बात की थी कि उसका अपर बाउंड क्या होगा, लोअर बाउंड क्या होगा, एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो मुझे उम्मीद है अब आपको थोड़ा सा क्लैरिटी बनी होगी यहाँ पर कि हम किस तरीके से डिफरेंट प्रोग्रामिंग सिचुएशन को समझ पाएंगे। कुछ जनरल रूल हमने आज डिस्कस कर लिए। 2 इम्पॉर्टेंट बात थी
कोड सेगमेंट का सम करना है तो सारे कोड सेगमेंट जो जो टाइम ले रहे हैं उनका सम करो, क्लियर कॉन्स्टेंट्स को हटा दो और ऑर्डर ऑफ के फॉर्म में उस हायर टर्म को कंसिडर करो। ये बेसिक मूल मंत्र है कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करने के लिए। तो मुझे दोस्तों उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिएगा। ओसप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेक्चर के फीडबैक के लिए हमको कमेंट करके जरूर बताएं कि सीरीज में आप कितना कॉन्फिडेंस गेन कर पा रहे हैं। थैंक्स अ लॉट।